हेलो। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको पूरी सीपीसी सिर्फ 10 मिनट में बताने का प्रयास कर रही हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता अर्थात सिविल मैटर। सिविल मैटर कहाँ डिफाइंड है? तो जब हम सेक्शन 9 देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि कौन सा मामला सिविल प्रकृति का मामला होता है। जब संपत्ति संबंधी, पद संबंधी या धन संबंधी अधिकार प्रतिवादित हो तो मैटर क्या होगा? सिविल प्रकृति का मैटर होगा। सिविल प्रकृति के मामले में क्या होगा? वाद के पक्षकार होंगे, या तो वादी होगा या प्रतिवादी होगा। वाद के पक्षकार मतलब आदेश 1 में ऑर्डर 1 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। अगर जो पक्षकार है वह माइनर है या अनसाउंड माइंडेड है तो उसके संबंध में प्रावधान 32 ऑर्डर में किया गया है। अभ्यास या विकृचित संबंध में प्रावधान आदेश 32 में किया गया है। अगर पक्षकार निर्धन है तो उसके संबंध में प्रावधान ऑर्डर जो है 33 या आदेश 33 में किया गया है। अगर पक्षकार सरकार है उसके संबंध में प्रावधान 79 से लेके 82 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ ऑर्डर क्या है? 27 ऑर्डर है। फिर जब प्रतिवादी है, प्रतिवादी के बीच जो है वाद संस्थित किया गया हो तो जो है अधिकार उसका विवादित हो तो 88 और ऑर्डर 35 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। वाद की विरचना के फिर की जाएगी। पक्षकार हो गए तो वाद की विरचना होगी। वाद की विरचना किस में होगी? ऑर्डर 2 में। जो वाद की विरचना होगी तो ऑर्डर 6 में अभिवचन होगा और ऑर्डर 7 में वाद पत्र आएगा। फिर जो है क्या होगा? मान्यता प्राप्त प्लीडर और अभिकर्ता ऑर्डर 3 में रखे जाएंगे। फिर ऑर्डर 4 में वाद संस्थित किया जाना और साथ ही साथ सेक्शन 26 में वाद संस्थित करने के संबंध में प्रावधान है। 26 कहता है कि 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा और जो तथ्य कहे जाएगा वह शपथ पत्र पर कहे जाएगा। फिर जो है अगर वाद संस्थित होगा तो कौन सा मैटर संस्थित होगा? तो सेक्शन 9 बताता है कि सिविल मैटर संस्थित होगा। फिर क्या है कि किस न्यायालय में होगा? तो 15 से लेकर 23 में जो है यह प्लेस ऑफ सुइंग के संबंध में प्रावधान किया गया है। फिर क्या होगा? सेक्शन 10 में देखा जाएगा कोई मामला भी पहले से विचाराधीन तो नहीं या लंबित तो नहीं है, कोई मैटर पेंडिंग तो नहीं है, या फिर जो है धारा 11 में देखा जाएगा कि कोई न्यायालय द्वारा पहले से निर्णय कोई मामले में निर्णय तो नहीं दिया गया है, या फिर 12 में अतिरिक्त वाद का वर्जन देखा जाएगा, या 13 में विदेशी न्यायालय तो नहीं है, या 14 में विदेशी न्यायालय के संबंध में उपधारणा की जाएगी। और साथ ही साथ देखा जाएगा कि कहीं ऐसा मैटर तो नहीं है जिसका निपटारा न्यायालय के बाहर किया जा सकता है 89 में। फिर क्या होगा? जो है पक्षकारों को सम्मन भेजा जाएगा 27 में और साथ ही साथ जो है ऑर्डर 5 में। और अगर पक्षकार अधिकारिता के बाहर रखते हैं तो 28 में, भारत के बाहर रहते हैं 29 में क्या करा जाएगा? सम्मन भेजा जाएगा। फिर क्या आएगा? ऑर्डर 8 में लिखित कथन आएगा, इसके संबंध में प्रावधान है। ऑर्डर 9 में पक्षकार या तो उपस्थित होगा या अनुपस्थित होगा, उसका परिणाम दिया गया है। ऑर्डर 10 में जो है न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा की जाएगी। ऑर्डर 11 में प्रकटीकरण या निरीक्षण के संबंध में प्रावधान है और इसी के संबंध में प्रावधान सेक्शन 30 और 32 में भी है। 30 में उसके प्रकटीकरण और निरीक्षण के लिए सम्मन जाएगा और 32 में इसके व्यतिक्रम करने पर शास्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाएगा, संपत्ति की कुर्की या विक्रय किया जाएगा, 5000 तक का जुर्माना दिया जाएगा, जुर्माना न देने पर प्रतिभूति की मांग की जाएगी और उसको संदाय न करने पर जो है सिविल कारावास में निरुद्ध कर दिया जाएगा। 13 में है दस्तावेज का पेश किया जाना, परिबद्ध या लौटाए जाना। 14 में है फ्रेमिंग ऑफ इशू के संबंध में प्रावधान किया गया। 15 में है कि प्रथम सुनवाई पे ही वाद का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। फिर क्या है? 16 में साक्षी को सम्मन जाएगा और साथ ही साथ सेक्शन 31 में साक्षी के सम्मन के संबंध में प्रावधान किया गया है। 16A में अगर वह जेल में बंद है तो उसको सम्मन जारी किया जाएगा 16A में। फिर जो है 17 में स्थगन या एडजमेंट के संबंध में प्रावधान किया गया। 18 में वाद की सुनवाई या साक्षियों की परीक्षा के संबंध में। ऑर्डर 18 में वाद की सुनवाई या साक्षियों की परीक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया। सेक्शन 94 या 94 में अनुपूरक कार्रवाइयाँ हैं और 95 में
अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के लिए प्रतिकर के लिए दंड के संबंध में प्रावधान किया गया है और सबसे बड़ा दंड है 50,000 रुपये तक का जुर्माना देने का आदेश दिया जाएगा। और साथ ही साथ ऑर्डर 38, 39 और 40 भी इसके साथ साथ पड़ेगा। 38 में क्या है कि निर्णयपूर्ण गिरफ्तारी और निर्णयपूर्व कुर्की के संबंध में प्रावधान है और 39 में अंतर्वर्ती आदेश या अस्थायी व्यादेश के संबंध में प्रावधान किया गया है और 40 में रिसीवर या प्रापक के संबंध में प्रावधान किया गया है। और फिर क्या सेक्शन 113 और 46 में निर्देश के संबंध में प्रावधान किया गया कि हाई कोर्ट का निर्देश के लिए भेज दिया जाएगा। फिर 33 ऑर्डर में जो है निर्धन अगर कोई व्यक्ति है तो उसके संबंध में प्रावधान किया गया है 33 में ऑर्डर 20 या जो है ऑर्डर 20 में निर्णय और डिग्री के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो 2 में डिग्री है और 214 में जो है आदेश के संबंध में प्रावधान किया गया है। कुछ खर्चा होगा 20 का खंड ए खर्चे के संबंध में प्रावधान करता है। साथ ही साथ सेक्शन 34 जो है बंधक के संबंध में प्रावधान करता है, स्थायी संपत्ति के बंधक के संबंध में प्रावधान करता है। 35 खर्चे के बारे में प्रावधान करता है और 35A जो है मिथ्या या तंग करने के आधार पर प्रतिकर का प्रावधान करता है और विलंब के लिए खर्चे 35B में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 2 का जो है सब क्लास 3 डिग्री होल्डर या डिग्री होल्डर या जो है डिग्री धारक के संबंध में प्रावधान करता है। 210 डिग्री रेडी या फिर डिग्री डेप्टर के संबंध में प्रावधान करता है। सेक्शन 37 निष्पादक न्यायालय की परिभाषा देता है और 38 से लेके 74 तक निष्पादन के संबंध में प्रावधान एग्जीक्यूशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। और 36 में ये प्रावधान आदेशों पर लागू होगा और 82 में जो है नोटिस के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऑर्डर 21 में जो है निष्पादन के संबंध में प्रावधान किया गया है जो कि सबसे बड़ा आर्डर है और 106 नियम इसमें दिए गए हैं। अगर कोई पक्षकार असंतुष्ट होता है तो वह 3 कार्यवाही करता है, या तो अपील करेगा। अपील जो है प्रारंभिक डिग्री की अपील 41 में है या मूल डिग्री की अपील 41 में है। सेक्शन 96 से 99A तक इसके संबंध में प्रावधान है। फिर अपीली डिग्री से अपील 42 में है और सेक्शन 100 से लेके 103 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया। आदेशों से अपील सेक्शन ऑर्डर 43 ऑर्डर 43 और सेक्शन 104 से लेके 106 में इसके संबंध में प्रावधान है। ऑर्डर 44 में निर्धनवाद की अपीलों के संबंध में प्रावधान है जो कि ऑर्डर 33 में आदेश दिए जाता है, उसकी अपील क्या होती है 44 में होती है। सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील के संबंध में प्रावधान ऑर्डर 45 और सेक्शन 109 से लेकर 112 तक प्रावधान किया गया है, जिसमें 109 और 12 ही है और बीच में और सब 110 और 11 निश्चित है। फिर पुनरीक्षण के संबंध में प्रावधान सेक्शन 115 में पुनरीक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है कि अपील या तो अपील करेगा या पुनरीक्षण करेगा। या पुनर्विलोकन के संबंध में प्रावधान सेक्शन 114 और आदेश 47 में है, इसके संबंध में प्रावधान। एक बार और देखते हैं कि उसको और थोड़ा सरल कहते हैं कि विवाद होगा तो पक्षकार होगा तो वादी होगा या प्रतिवादी होगा। कहाँ बताया गया? आदेश 1 में बताया गया, 2 में वाद की विरचना होगी, 3 में मान्यता प्राप्त प्लीडर और अभिकर्ता होगा। प्लेस ऑफ सुइंग 15 से लेके 20 में है प्लेस ऑफ सुइंग, जिसमें 25 सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर उसे लगता है कि मामले को अंतरित कर देना चाहिए तो दूसरे ही को जगह अंतरित कर देगा। फिर ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 में जो है वाद संस्थित करेगा, जितने प्रतिवादी उतनी प्रतियां। ऑर्डर 7 रूल 9 में। फिर सेक्शन 27 में जो है पक्षकार को सम्मन जाएगा और
आदेश 5 में, 28 में है कि अधिकारिता के बाहर रह रहा, 29 में है भारत के बाहर रह रहा है, फिर जो है 6 में अभिवचन होगा, 7 में वाद पत्र आएगा, 8 में लिखित कथन होगा, 9(1) में जो है पक्षकारों की उपसंजाति या अनुपसंजाति का परिणाम होगा, 11 के अंतर्गत अगर देखा जाएगा पूर्ण निर्णय तो नहीं है, 12 में जो है अतिरिक्त वाद का वर्जन देखा जाएगा, 13 में विदेशी न्यायालय का निर्णय देखा जाएगा, सेक्शन 84 में न्यायालय के बाहर वादों के निपटारे के संबंध में देखा जाएगा, साथ ही साथ आदेश 10 का रूल A, B और C इसके संबंध में प्रावधान करता है कि वाद का न्यायालय के बाहर वाद का निपटारा कैसे किए जाएंगे। इस तरह मैंने आपको CPC को सिंपल शब्दों में और बहुत ही जल्दी बनाने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।